हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने प्रीवियसली जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंपैरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंपैरेटर का प्रिंसिपल देखा था, किस तरीके से कंपैरेटर का यूज़ किया जाता है, कंपैरेटर का यूज़ देखा था, और अदर एस्पेक्ट जो है इसके एडवांटेज क्या हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये सब पॉइंट्स जो हैं हम ऑलरेडी कंपैरेटर में डिस्कस कर चुके थे। तो मैकेनिकल कंपैरेटर के बारे में हमने ब्रीफ में जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि किस तरीके से मैकेनिकल कंपैरेटर काम करता है। उसकी टोटल जो वर्किंग है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिकल कंपैरेटर की देखी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने सिग्मा कंपैरेटर के बारे में डिस्कस किया था, जो कि मैकेनिकल कंपैरेटर का ही री टाइप कंपैरेटर में आता है। उसके अलावा बात करें तो डायल गेज, माइक्रोकेटर और सिग्मा कंपैरेटर, री टाइप कंपैरेटर, इतना जो है मैकेनिकल में हमने डिस्कस किया था। तो जैसा आपको पता है कि कंपैरेटर क्या करता है, हमारा जो एक कोई हमारा क्या नाम है रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है, उससे कंपैरिजन करता है। जो हमारा आइडियल ऑब्जेक्ट होता है, आइडियल मतलब कि जो एक्चुअली में हम बनाना चाह रहे हैं, उससे क्या करते हैं, इस डिवाइस के थ्रू हम कंपेयर करके पता करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और जो करंट ऑब्जेक्ट है वो कितना एक दूसरे से मैच कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कितना वैरी कर रहा है, विद इन अ लिमिट है या नहीं है। ये सब चीज़ें जो है वो कंपैरेटर के थ्रू हम पता करते हैं। उसके अलावा हमने गेज कंपैरेटर में डिफरेंस भी जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो अगर हम बात करें कंपैरेटर में, हमने कंस्ट्रक्शन फीचर, उसके अलावा लाइन मेजरमेंट क्या होता है, स्टील रूल, कैलिपर, ये सब चीज़ें जो है वी ब्लॉक एंगल मेजरमेंट, ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फीचर एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमने देखा था। वर्नियर कैलिपर और हाइट गेज, डेप्थ गेज, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी जो है वो पढ़ा हुआ है। स्लिप गेज के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, और सेट ऑफ स्लिप गेज, इसके बारे में हमने कुछ जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करा था। बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कंपैरेटर की, जिसमें हमने 4 तरीके के बताए थे प्रिंसिपल के बेस पे, कि अलग अलग 4 प्रिंसिपल के बेस पे हमारे अलग अलग टाइप के कंपैरेटर होते हैं, जिसमें हमने मैकेनिकल डिस्कस करा था। और जो हमारा रिमेन बचता है 3 प्रिंसिपल, वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक, जो कि हमारे अभी सिलेबस में है, ठीक है, ऑप्टिकल नहीं है। तो हमको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक के बारे में, कि किस तरीके से ये कंपैरेटर्स काम करते हैं, ठीक है, इनका प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर बात करें, जो हमारे पास पहला है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, तो वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर की, तो देखिए, इन ये क्या होते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स होते हैं, ये 2 प्रिंसिपल पे काम करते हैं बेसिकली। पहला जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो लिमिट, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड होता है, पहले हम इलेक्ट्रो लिमिट के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रो लिमिट कंपैरेटर क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैकेनिकल के नाम से ही आपको पता आइडिया लग रहा होगा कि मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ मैकेनिकल के प्रिंसिपल्स भी यूज होते हैं। दैट मीन्स कि ये सेमी इलेक्ट्रिकल एंड सेमी मैकेनिकल
जो कंपैरेटर है वो हमारा सेमी इलेक्ट्रिकल एंड सेमी मैकेनिकल है। अब देखिए, पहला बात करते हैं इलेक्ट्रोलिमिट कंपैरेटर की। देखिए, इलेक्ट्रोलिमिट कंपैरेटर में क्या होता है, ये टोटली जो है व्हीट स्टोन ब्रिज जो आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा भी होगा उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जैसे कि ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, अगर बात करें ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। इसमें देख रहे होंगे आपने जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, फिर क्या होता है यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो इक्वल रहता है, दैट इज जैसे R1 R2 का रेशियो R3 R4 के बराबर होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारा ये बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स कि R1 बाई R2 या R1 बाई R3 इज नॉट इक्वल टू R2 बाई R4, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे कोई करंट जरूर फ्लो हो रही होगी। तो जो बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोलिमिट कंपैरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक बैटरी लगाते हैं और जो ये ब्रिज सिस्टम है इसको हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो जो हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक को फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है कि देखते हैं जब हमारा जो रजिस्टर्स लगे होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, दैट इज R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, उस केस में क्या होता है कि हमारा जो ये ब्रिज है वो कंडीशन वो क्या नाम है बैलेंस कंडीशन में होता है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं कि एसी करंट फ्लो करवाते हैं तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी जनरेट होता है, तो हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से काम करता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होती है, यहाँ पे हमारा प्लंजर होता है, जिस सरफेस को हमें मेजर करना होता है उसको ये कांटेक्ट करता है, ठीक है। ये होती है एक लोहे की आर्म होती है जिसको यहाँ पे दोनों कुंडलियाँ अलग अलग ऐसे ही 4 कुंडलियाँ व्हीट स्टोन ब्रिज की बनी रहती है, ठीक है। ये भी कुंडली है और नीचे भी कुंडली है, ठीक है, कॉयल है। और ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करके ये आपका कंपैरेटर बनाया रहता है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि जो हमारा क्या नाम है आप देख होंगे आर्म, जो आयरन आर्म है वो अगर कुंडलियों के बीच में रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्रिज जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये कॉइल्स है ना, ये रजिस्टर का काम करती है, ये हमारा आर्म्स इनके बीच में रहता है। तो जब एकदम बीचों बीच में रहता है तो दैट मीन्स क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिलती, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा टोटल सिस्टम क्या होता है बैलेंस कंडीशन में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं कि प्लंजर कोई भी सरफेस में चेंज पाता है जो हमारी क्या नाम है रेफरेंस सरफेस है या आइडियल सरफेस है जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, उससे पहले क्या करते हैं हम पहले उसको पास करा के सेटिंग्स आर्मेचर क्या नाम है आपकी कॉइल्स की पोजीशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। कॉइल्स की वैल्यू सेट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू कॉइल्स की होंगी बैलेंस कंडीशन में रहने के लिए, ठीक है। वो आइडियल के केस में होता है, आइडियल से हम सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जिसको हमें कंपेयर करना होता है जिस भी ऑब्जेक्ट को उस आइडियल या रेफरेंस ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम जब मेजर करते हैं तो देखते हैं जैसे ही आपने प्लंजर को उस सरफेस पे मूव कराते हैं आप, तो या तो अगर वो प्लंजर अगर सरफेस में कोई वेरिएशन होगा आइडियल के कंपेरिजन में तो ये प्लंजर ऊपर या नीचे मूव करेगा। तो जैसे ही ये प्लंजर ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेगा तो आपका क्या होगा कि ये अनबैलेंस हो जाएगा, ये जो कॉइल्स लगी हैं और ये कॉइल, तो या तो ये इधर क्या होगा कि
ये आयरन आर्म, जो आपकी आयरन आर्म दिख रही है, लोहे की आर्म, ये ऊपर जाएगी, या तो अगर सरफेस उठी हुई होगी, अगर सरफेस नीचे की तरफ होगी तो ये नीचे जाएगी, यानी कि सरफेस से हर टाइम कांटेक्ट में रहेगी। तो अगर नीचे गई तो ये नीचे की तरफ आएगा आर्म, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप लगी होगी तो आसानी से इजिली मूव कर जाएगा। तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा इसमें रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के जो होगा आपका व्हीट स्टोन ब्रिज वो अनबैलेंस हो जाएगा। और जब आपका ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा तो गैल्वानोमीटर में एक रीडिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको गैल्वानोमीटर में जब रीडिंग मिलेगी, दैट मीन्स कि जो आपका ये जो कॉइल्स का एक पेयर है उसके इंडक्टेंस में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और जो आपका ब्रिज होगा व्हीट स्टोन ब्रिज वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ऐसे केस में क्या होगा, आपका कुछ जो है करंट आपका फ्लो करने लगेगा, गैल्वानोमीटर में आपको एक क्या नाम है, डिफ्लेक्शन नजर आएगा, ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन क्या होगा, आपके जो भी आपकी सरफेस है जिसको आप मेजर कर रहे हैं वो जितना वैरी कर रही होगी रेफरेंस सरफेस से उसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब क्या करेंगे, जो ये आउटपुट है उसको हम मैग्नीफाई करके और रीडिंग्स जो है कैलिब्रेटेड, जो हमारा कैलिब्रेटेड स्केल होगा उस पर हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वर्किंग ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट से कितना चेंज है, कितना वैरी कर रहा है। तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रोलिमिट कंपैरेटर का इस्तेमाल करके मेजरमेंट्स को करते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं कि कितना वैरी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर। देखिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर भी क्या होता है कि ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का ही पार्ट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, जो आपको ये क्या नाम है, मूवमेंट, जो आपको आपका प्लंजर होता है, प्लंजर की जो मूवमेंट है उसका जो आउटपुट है कितना मूव कर रहा है उसको हम मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली ना इस्तेमाल करके मैकेनिकली रीडिंग के थ्रू जो है वो आउटपुट लेते हैं कि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कि ये जो कंपैरेटर होता है इसमें मैकेनिकल प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स भी काम करते हैं। तो आगे आइए देखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्लंजर, मेजरिंग प्लंजर जो होता है वो क्या करता है, सरफेस को टच करता है, तो एक पार्ट तो हमारा प्लंजर हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, एक फलक्रम होता है, ठीक है। फलक्रम क्या करता है, यहाँ पे ये फिक्स रहता है, तो जब भी यहाँ से मूवमेंट होती है तो ये इसके अबाउट जो है रोटेशन गेन करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्प्रिंग होती है इसको रिपोजिशन करने के लिए, ठीक है। ये लेंथ जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लेंथ फलक्रम से इस पॉइंट से, और ये सीधे स्ट्रेट लेंथ है, ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट मैग्निफिकेशन लीवर जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट नहीं है, ये टिल्टेड है, फलक्रम से ये टेढ़ा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लेंथ होती है वो आर होती है। उसके अलावा ये है निगेटिव टॉलरेंस लिमिट, ठीक है। और इधर है हमारा मैग्नेट मैग्नेटिक पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकता है, कितना डायमेंशन हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, यानी कि अगर इस डायमेंशन, ये जो निगेटिव टॉलरेंस लिमिट है माइक्रोमीटर की, ठीक है, इससे बाहर गया तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब कि जो हमें हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसकी जो लिमिट है, उसके रिस्पेक्ट में जो लिमिट है वो मिनिमम इस माइक्रोमीटर की लिमिट के अंदर होना चाहिए और मैक्सिमम इस माइक्रोमीटर की लिमिट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है
रेड लैम्प और ग्रीन लैम्प बने होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल की किस तरीके से। देखिए, तो बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर की। अब देखिए, अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मेजरिंग प्लंजर होता है, जिसको आप मापन प्लंजर भी कहते हैं, ये एक तरीके से एक ट्रांसड्यूसर का काम करता है। कैसे ट्रांसड्यूसर का काम करता है? मतलब ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है? किसी भी सिग्नल को या किसी भी फिजिकल मूवमेंट को, फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब देखिए, जो भी वर्क पीस है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, क्या करता है, अब प्लंजर उसकी सरफेस पे मूव करता है। ठीक है, या इनर सरफेस, आउटर सरफेस, जो भी सरफेस हमें मेजर करनी है रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो अगर सरफेस पे मूव करने पे नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट गेन करता है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और यहाँ पे बल्ब जल जाता है। ठीक है, अभी वो बताएंगे कैसे होता है, बस अभी आप इतना समझिए कि ट्रांसड्यूसर कैसे होता है। तो एज अ ये ट्रांसड्यूसर यूनिट ये काम करता है हमारा मेजरिंग प्लंजर। उसके अलावा एम्पलीफिकेशन, तो एम्पलीफायर की बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकली एम्पलीफिकेशन होता है। कैसे? ये देखिए, मैग्नीफिकेशन लीवर लगा हुआ है और जैसे ही इसका मूवमेंट होता है, कोई भी मूवमेंट, तो मान लीजिए ये नीचे की तरफ गया, तो ये जो लीवर फलक्रम पे ये वाला पोर्शन है ना, ये नीचे आएगा। तो इस पॉइंट, जो लीवर का पॉइंट है, फलक्रम का पॉइंट है, इसके अराउंड ये रोटेट करेगा आपका मैग्नीफिकेशन लीवर। तो ये क्या करेगा, ये जो आपकी मैग्नीफिकेशन लेंथ क्या नाम है, रॉड है, ये राइट साइड भागेगी। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करा तो लेफ्ट साइड भागेगी। तो दैट मीन्स कि जो भी मूवमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये राइट और लेफ्ट की तरफ हमें लार्ज स्केल पे मूवमेंट देगा। ये हो गया मैग्नीफिकेशन लीवर, जो कि मैकेनिकली ऑपरेट हो रहा है। मतलब कि सिग्नल का मैग्नीफिकेशन जो है वो मैकेनिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और जैसे ही ये एडजस्टिंग स्प्रिंग है, मतलब कि एक बार ऊपर की तरफ मूव करा, फिर जैसे ही नीचे कोई सरफेस मान लीजिए आगे बढ़ा, तो वो सरफेस उठी हुई ना होके दबी हुई है, तो वहां पे क्या करेगा, ये तुरंत इसको एडजस्ट कर देगी। ये क्या करती है कि लीवर को सरफेस के अगेंस्ट में प्रेस करके रखती है स्प्रिंग। ठीक है, तो एक तो हमारा ट्रांसड्यूसर हो गया। एक जो हमें मैग्नीफिकेशन मिलता है उसको हम किस लेंथ पे जाके किस क्या नाम है उसमें मेजर करते हैं, स्केल पे। उस कैलिब्रेटेड स्केल की हमें जरूरत होती है, जिसको हम डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं, कि कितना हमें जो है वो डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो तीन यूनिट बेसिकली हो गई, एक ट्रांसड्यूसर हो गया, एम्पलीफायर हो गया या एम्पलीफिकेशन यूनिट हो गई, और डिस्प्ले यूनिट हो गई। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो सबसे पहले जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी हमें एक्यूरेसी चेक करनी है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को पहले प्लेस कर देते हैं। ठीक है, किसके, प्लंजर के नीचे। उसके बाद क्या होता है, जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उसका, सॉरी, व्हीट स्टोन ब्रिज इसमें नहीं हुआ, हाँ, इसको प्लेस कर देंगे और जो रीडिंग होगी उसको हम पता कर लेंगे और हमारी जो डायमेंशंस हैं उसको हम चेक कर लेंगे। अब देखिए, हमको ये पता चल गया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, उसकी लोअर लिमिट कितनी हो सकती है और अपर लिमिट कितनी हो सकती है। मतलब कि जो हमारा ऑपरेशनल रेंज है ऑब्जेक्ट का, वो कितना है। तो ये जो आपका निगेटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर लगा हुआ है, इसकी एनबिल इसके अंदर होती है। ये देख रहे हैं, एक छोटा सा पोर्शन ये एनबिल है, और इधर जो है ये पॉजिटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर का एनबिल है। ये दोनों एनबिल क्या होते हैं, और ऊपर एक बल्ब लगा होता है, एक जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में वो रेड बल्ब होता है,
और राइट साइड में ग्रीन बल्ब होता है। तो ये टोटल क्या होते हैं, सारे अरेंजमेंट एक केसिंग में जो है वो बने हुए रहते हैं। अब देखिए, जैसे ही आपका प्लंजर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो फुलक्रम के अराउंड ये आपका मैग्निफिकेशन लीवर रोटेट करेगा। तो अगर फुलक्रम आपका मैग्निफिकेशन लीवर मेजरिंग लीवर नीचे की तरफ गया, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा लीवर, ये पोर्शन लीवर का ये पोर्शन राइट साइड जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका एनविल होता है और ये जो बल्ब होते हैं, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट होते हैं, है ना। ये वाला एनविल यानी कि नेगेटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर का एनविल, और ये रेड बल्ब, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जनरेट करते हैं, और ये जो आपका ग्रीन बल्ब होता है और पॉजिटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर की एनविल, ये एक सर्किट जनरेट करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है। तो जैसे ही ये मूव करके मान लीजिए ये राइट साइड की तरफ मूव करा, ठीक है, राइट साइड की तरफ का मूव करेगा, जब एनविल मेजरिंग प्लंजर आपका नीचे की तरफ जाएगा तो मूव करा, अगर ये जाके इसमें टच हो गया मैग्निफिकेशन लीवर आपका पॉजिटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर के एनविल में टच हुआ, तो क्या होगा कि आपकी ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका वर्क पीस है, वो पॉजिटिव टॉलरेंस लिमिट के बाहर जा रहा है, ज्यादा जा रहा है ना। अगर सेम चीज लीवर ऊपर की तरफ गया तो ये मेजरिंग प्लंजर ऊपर की तरफ गया तो आपका लीवर लेफ्ट मूव करेगा, और अगर ये जाके ये जो निगेटिव टॉलरेंस माइक्रोमीटर है उसके एंगल में टच कर गया, दैट मीन्स कि क्या होगा आपका कि बल्ब फिर से जल जाएगा। तो बल्ब जल जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बल्ब जल जाएगा। तो बल्ब जलने से क्या होगा कि यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो जो आपकी निगेटिव लिमिट है यानी कि जो मिनिमम रेंज है, ठीक है, उसके बाहर चला गया। अब इससे क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमें जो डायमेंशन है ऑब्जेक्ट की वो किस रेंज में रखनी है। अगर कोई भी बल्ब नहीं जलता है दैट मीन्स कि आपकी जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायमेंशन एक्यूरेट है, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मेजरमेंट हम कर सकते हैं, और कंपैरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि वो विद इन टॉलरेंस रेंज के लिमिट के अंदर है या नहीं है। चलिए अब आइए देखते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में डिफरेंस कौन से हैं, कौन कौन से डिफरेंस हैं जो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो अगर हम बात करें आपका मैकेनिकल कंपैरेटर का, तो देखिए मैकेनिकल कंपैरेटर में आपका क्या होता है, इसमें आपके मूविंग पार्ट होते हैं, क्योंकि टोटल जो मूवमेंट होता है, जो भी मैग्निफिकेशन से लेके जो भी प्रोसेस होती है उसमें क्या होते हैं, वो मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं ना। तो मैकेनिज्म के थ्रू का मतलब कि आपके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मूव करके आउटपुट को एक मैग्नीफाइड स्केल पे, कैलिब्रेटेड स्केल पे डिनोट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अब देखिए मैकेनिकल जो आपका कंपैरेटर होगा उसमें जो जो भी मूवमेंट होगा, ठीक है, जब क्या नाम है मैकेनिज्म के थ्रू मूवमेंट होगा तो एक चीज उसमें होगा कि पार्ट्स को क्या होंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैकेनिकल मूवमेंट है तो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे, तो उनमें क्या होगा कि फ्रिक्शन होगा, जिससे क्या होगा कि पार्ट्स घिसेंगे। ठीक है, तो उनकी एक्यूरेसी धीरे धीरे क्या होगी, डिटोरिएट होगी, डिटोरिएशन की वजह से एक्यूरेसी कम होगी। ठीक है, जबकि अगर इसमें हम बात करें तो मूविंग पार्ट कम होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर में।
जिसकी वजह से इसमें क्या होगा कि आपका जो डिटेरिएशन होता है पार्ट्स का वो कम होता है। अब बात करें कि इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपैरेटर की दूसरा पॉइंट, तो इसमें हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब कि आप जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ही ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की ही ज़रूरत नहीं है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का कोई रोल इसमें नहीं होता है, जबकि यहाँ पे बहुत मेजर रोल होता है। अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक सप्लाई के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये क्या होता है, मैकेनिकल, टोटली मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, मैकेनिकल कंपैरेटर की बात करें तो ये वेट में थोड़ा कंपैरेटिवली हल्के होते हैं। ठीक है, और सस्ते भी होते हैं क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, और इनको इजीली आप पोर्ट भी कर सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर की बात करें तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली महंगे होते हैं और इनको पोर्ट करना आसान नहीं होता है। एक डिसएडवांटेज मैकेनिकल कंपैरेटर का ये है कि इनमें चूंकि मूविंग पार्ट होने की वजह से वाइब्रेशन होता है ना। तो वाइब्रेशन क्या करता है, हमारी एक्यूरेसी को रिड्यूस करता है। और बात करें क्यों एक्यूरेसी को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वाइब्रेशन होगा तो आपका जो कैलिब्रेटेड स्केल जिसपे आप मेजरमेंट लेते हैं, है ना, जो सिग्नल्स जो चेंज आपको हैं उसको मैग्निफिकेशन करके जो हम कैलिब्रेटेड स्केल पे मेजरमेंट देखते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, पॉइंटर्स क्या होंगे, थोड़ा वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है उसमें ये दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। रेंज की बात करें तो मैकेनिकल का जो रेंज होता है वो लिमिटेड होता है, जबकि जो आपका मतलब मेजरिंग रेंज लिमिटेड होता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है उसका रेंज अधिक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर की, तो पहले कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर में क्या कौन से पार्ट्स होते हैं। बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक मेजरिंग यूनिट होता है जो कि जिसको आप ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। उसके अलावा एक ऑसिलेटर होता है। ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो प्लंजर लगा होता है, मेजरिंग प्लंजर, उसके मूवमेंट्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और ये जो हमारा मेजरिंग प्लंजर होता है जिसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ये हमारा ऑसिलेटर से कनेक्ट होता है। देखिए, ये हो गया हमारा मेजरिंग हेड या मेजरिंग प्लंजर। यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है, ये किससे कनेक्ट है, ऑसिलेटर से कनेक्ट है। ठीक है। मतलब अब देखिए ऑसिलेटर में क्या होता है कि ये क्या करता है, जो भी हमारा मूवमेंट होता है प्लंजर का, उसको क्या करता है हमारा ट्रांसड्यूसर प्लंजर के मूवमेंट को, यहाँ पे ये जो ट्रांसड्यूसर है तो मेजरिंग हेड के मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऑसिलेटर को भेज देता है। ठीक है। ऑसिलेटर उसे रिसीव करता है और क्या करता है कि एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी वेव में कन्वर्ट करता है। वो कन्वर्ट कैसे करता है, वो अलग से कैरियर वेव ऐड करता है और सेम जो सिग्नल मिल रहे होते हैं सेम ऑसिलेशन के, ठीक है, उसी रेंज के उसी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, और सिग्नल कैरियर सिग्नल्स को ऐड करके और वो मॉड्यूलेशन कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है, जब हमारा रिक्वायर्ड लेवल पे एम्पलीफिकेशन हमको गेन हो जाता है तो जो ऑसिलेटर है वो सिग्नल्स को एम्पलीफायर में भेज देता है। अब देखिए, डीमॉड्यूलेटर और ऑसिलेटर के बीच क्या होता है, हमारा एम्पलीफायर रहता है। तो ये क्या करता है, जो भी ऑसिलेटर से सिग्नल आ रहे होते हैं उसको एक रिक्वायर्ड लेवल तक एम्पलीफाइड कर देता है। डीमॉड्यूलेटर क्या होता है कि एक तरीके से ये क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो कि
जो एक्सटर्नल कैरियर वेव्स हैं उनको कट कर देती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर देती है, कट कर देती है और इनको डीसी सिग्नल्स में चेंज कर देती है। और ये जो डीसी सिग्नल्स होते हैं ये हमारे पॉइंटर या मीटर में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हम रीडिंग को मेजर करते हैं। अब बात करें, ये हमारे मेन जो है क्या नाम है पार्ट्स हो गए, यानी कि हमारे पास एक ट्रांसड्यूसर होता है, उसके अलावा मेजरिंग हेड, मेजरिंग हेड के ऊपर ट्रांसड्यूसर लगा होता है, उसके अलावा ऑसिलेटर होता है, फिर एम्पलीफायर, फिर डीमॉड्यूलेटर, उसके बाद इंडिकेटिंग डिवाइस। तो जो मेजरिंग हेड होता है उससे क्या होता है कि जब वो मूव करता है तो उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है कि जो ट्रांसड्यूसर में आपके इंडक्टेंस होते हैं वो चेंज करता है। तो उससे फ्रीक्वेंसी जो होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेटर की, उसमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। ट्रांसड्यूसर के देखिए क्या होता है कि जब हमारा मेजरिंग हेड मूव करेगा तो साथ में क्या होगा, ट्रांसड्यूसर ऊपर और नीचे डायरेक्शन में मूव करेगा। ये ट्रांसड्यूसर लगा, तो जैसे ही मेजरिंग हेड मूव किया ट्रांसड्यूसर मूव किया, ट्रांसड्यूसर मूव करेगा तो जो इंडक्टेंस है, जो हमारा प्रेरकत्व है, वो चेंज होगा। और जैसे ही हमारा इंडक्टेंस चेंज हुआ तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो बदल जाएगी ऑसिलेटर में। ठीक है, अब क्या करेगा, जो एम्पलीफायर है हमें जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसके मूवमेंट से जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में जनरेट हुई होगी ट्रांसड्यूसर के मूवमेंट से, या मेजरिंग हेड और ट्रांसड्यूसर दोनों के मूवमेंट से। मेजरिंग देखिए बेसिकली क्या काम होता है, जब भी हमारा मेजरिंग हेड मूव करता है तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उस मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब वो फ्रीक्वेंसी जाती है हमारी ऑसिलेटर पे। ऑसिलेटर क्या करता है कि उसके मूवमेंट की वजह से जो इंडक्टेंस होता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट करा। ठीक है, ऑसिलेटर का काम होता है कि फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, किस बेसिस पे, जिससे हमारा क्या नाम है इंडक्टेंस चेंज हो रहा है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर। फिर क्या होता है, ऑसिलेटर उस सिग्नल्स को भेज देता है एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में अलग से एसी सप्लाई आती है और ये अलग से कैरियर फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। उसके बाद क्या होता है, डिमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी हमारी अलग से फ्रीक्वेंसी है जिसको आप क्या बोलते हैं, कैरियर या एक्सटर्नल कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको ये कट कर देता है। और कट करके जो क्या नाम है, जो हमारी मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसको क्या करता है, ओरिजिनल वेव में कन्वर्ट करता है या ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल टीसी सप्लाई के थ्रू क्या नाम है, हमारा जो मीटर होता है जिसमें हम रीडिंग्स ले रहे होते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल जो होती है, उसमें जाता है और उसके हिसाब से यह पॉइंटर आपका मूव करता है। तो मतलब कि उस सिग्नल के अकॉर्डिंग ये पॉइंटर मूव करता है। तो पॉइंटर की जो ये कैलिब्रेटेड स्केल की जो मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ मेजरिंग हेड। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें, जिस सरफेस को हम मेजर कर रहे होंगे, तो वो सरफेस जैसे जैसे चेंज होगी उस हिसाब से हमें यहाँ पे पॉइंटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उससे हम ये पता कर लेंगे कि हमारा सरफेस कितना वेरी कर रहा है रेफरेंस सरफेस के रिस्पेक्ट में। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो सबसे पहला हमारा एडवांटेज यही है कि इसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट टू अदर कंपैरेटर वो कम होते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी हमको, क्योंकि एम्पलीफायर लगा होता है तो हमें अच्छा मैग्नीफिकेशन सिग्नल्स का जो मूवमेंट्स है उसका छोटे से छोटे भी क्या नाम है डिफरेंस से वेरिएशन का मैग्नीफिकेशन अच्छा मिलता है, हाई लेवल पे मिलता है। उसके अलावा जो पॉइंटर होता है वो काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है, इसलिए सेंसिटिव होता है और स्मॉल से वेरिएशन को भी
शो कर देता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो हमारा जो टोटल सिस्टम है, टोटल कंपरेटर मैकेनिज्म है कंपरेटर की, जो टोटल इसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं और स्मॉल होते हैं, इसलिए हमारा जो टोटल सिस्टम होता है वो काफ़ी कम्पैक्टेड होता है। डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि हमें एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना, एक्चुएशन के लिए, ठीक है। अगर हमारा वोल्टेज वेरिएशन करा तो हमारी जो मेजरिंग एफिशिएंसी है, एक्यूरेसी है, वो चेंज हो जाएगी। और अगर इन केस इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से हीटिंग फिनोमिना होती है, कॉइल्स की हीटिंग हो जाती है, तो फिर हमारा जो क्या नाम है एक्यूरेसी है वो अफेक्ट होगी। और इसके अलावा एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो हमारा आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कंपरेटर होता है वो मैकेनिकल के रिस्पेक्ट में महंगा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंपरेटर है वो है न्यूमेटिक कंपरेटर। हमने अभी तक मैकेनिकल कंपरेटर, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपरेटर के बारे में हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेटिक कंपरेटर। देखिए, पहले अगर हम बात करें तो जो न्यूमेटिक कंपरेटर हमारा होता है वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल हम प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एयर, जो एयर फ्लो होता है, ठीक है, एयर प्रेशर का इस्तेमाल करके हम जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेजरिंग ऑब्जेक्ट है, उसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट से हम कंपेयर करते हैं। बात करें पार्ट्स की कि कौन कौन से पार्ट हमारे न्यूमेटिक कंपरेटर्स में होते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक एयर कंप्रेशर होता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आपका इंटर करता है। एयर कंप्रेसर क्या करता है कि जो जो भी एयर होती है, जो क्या नाम है नेचुरल एयर होती है, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद जो भी इसमें, अगर इसके क्या नाम है, इसमें कुछ भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी अदर पार्टिकल्स होते हैं तो उसको ये रिमूव करता है, ठीक है। अगर एयर काफ़ी वेट है तो उसमें से उसको ड्राई करता है। उसके अलावा क्या होता है, इसके साथ एक रेगुलेटर, एयर रेगुलेटर भी लगा होता है जो कि एयर फ्लो को कंट्रोल करता है। तो बेसिकली क्या करता है, जो एयर कंप्रेसर होता है वो रेगुलेटर के थ्रू एयर फ्लो को कंट्रोल करके उसके बाद फिल्टर में भेजता है, एयर फिल्टर में भेजता है, जहाँ पे तो जो क्या नाम है हमारा कंप्रेस्ड एयर होता है वो एयर फिल्टर में फ्लो कराया जाता है। अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है, फिल्टर फिल्टर करके या सेपरेट करके और क्लीन एयर को आगे पास करता है। प्रेशर गेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका एयर फिल्टर होता है और चैम्बर होता है उसके बीच में एक प्रेशर गेज लगा होता है जहाँ पे हम एयर प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे ये आप चैम्बर देख रहे होंगे, ये पूरा एक चैम्बर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो फिल्टर्ड एयर होती है वो यहाँ से इंटर करती है और जो ऊपरी चैम्बर होता है वहाँ से ये एक ट्यूब होती है, कुछ एयर इसमें फ्लो करती है, कुछ आगे निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो हो गया ये हमारा पहला चैम्बर हो गया। उसके अलावा ये सेकंड चैम्बर होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक हमारे पास वाटर टैंक होता है। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड हाइट तक जो है वाटर भरा रहता है और ये जो आपका ट्यूब देख रहे हैं ये बॉटम तक, इस चैम्बर में बॉटम तक ये ट्यूब ऊपरी चैम्बर में कनेक्ट रहती है और नीचे बॉटम तक जाती है। तो जब भी आपकी कंप्रेस्ड एयर यहाँ से इंटर करती है तो कुछ पार्ट आपका
यहाँ पे ऑरिफिस लगा होता है, ऑरिफिस से होके आगे की तरफ निकल जाता है और कुछ यहाँ से इस ट्यूब में इंटर करता है और बबल जनरेट करता है। तो पहले क्या करते हैं कि जो भी उसके अलावा एक यहाँ पे आपका स्केल लगा होता है या जिसको मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। एक स्केल होती है जिसको हम मैनोमीटर बोलते हैं और ये क्या करता है कि ये प्रेशर मेजरमेंट के लिए लगा होता है कि हमारा कितना प्रेशर, बैक प्रेशर या प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिससे ये जो हमारा मेजरिंग गेज क्या नाम है, प्लग है मेजरिंग जेट का, वो कनेक्ट हो रहता है। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट हमें मेजर करना है वो इसके नीचे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सोलेक्स न्यूमेटिक कम्यूटेटर में कि पहले हम जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसको हम प्लेस करते हैं और प्लेस करते हैं। रेफरेंस ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो उसकी सरफेस होती है, जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हम मेजर कर रहे हैं, वो सरफेस हमारी टोटली फ्लैट हो। जब फ्लैट होगी उस केस में क्या होगा कि ये जो आपका मैनोमीटर है उसका लेवल और जो आपका टैंक है, टैंक में वाटर लेवल दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा? क्योंकि कोई भी बैक प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा होगा क्योंकि हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट है। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है या जिससे हमें कंपेयर करना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं और प्लेस करके हम मैनोमीटर की जो रीडिंग्स हैं स्केल पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारा वर्किंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम प्लेस करते हैं। तो प्लेस करने के बाद क्या होता है कि ये आपका जो देख रहे हैं ये मेजरिंग है, यहाँ से एयर इंटर करती है, कुछ एयर यहाँ पे जाती है और बबल्स क्रिएट करती है। उसके अलावा कुछ एयर यहाँ पे एक ऑरिफिस लगा होता है, तो ऑरिफिस क्या करता है कि सेकेंडरी चैम्बर्स में एयर को भेजता है। यहाँ से क्या होता है कि कुछ एयर फिर आपका मैनोमीटर में पास हो जाती है और रिमेन एयर आपकी सेकेंडरी चैम्बर से होते हुए विद हाई स्पीड ये आपका मेजरिंग गेज से होते हुए फ्लो करती है। अब देखिए ये जो पोर्शन है जब हम इंसर्ट करते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें मेजर करना होता है तो क्या होता है ये काफी क्लोजली जो है दोनों एंड इस ऑब्जेक्ट के जो आपका मेजरिंग हेड होता है इसके दोनों एंड इस वॉल्स के अगेंस्ट काफी क्लोज होते हैं। तो जब एयर फ्लो करती है तो ये वॉल्स क्या करती हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं उसकी वॉल्स एक रिस्ट्रिक्शन इस फ्लो के लिए क्रिएट करती हैं, यानी कि फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। और उस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है कि हमारा एक बैक प्रेशर क्रिएट होता है। वो बैक प्रेशर क्या करता है कि फ्लो को बैक डायरेक्शन में करता है। तो जब फ्लो बैक डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये जो मैनोमीटर आपका मैनोमीटर स्केल है इसमें क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाएगा और ये जो लेवल है ये नीचे की तरफ प्रेस करेगा। लेवल क्या होगा, उस बैक प्रेशर की वजह से ये लेवल नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी सरफेस इसको हम ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसमें हम मूव कराएंगे। तो जैसे जैसे हमारी सरफेस, अब देखिए डिफरेंट लोकेशन पे, जैसे यहाँ पे एक बार आपने पोजीशन कर लिया, फिर थोड़ा आगे पोजीशन करेंगे, फिर आगे पोजीशन करेंगे, तो डिफरेंट लोकेशन पे ऐसे हम मूव कराते हैं और रीडिंग्स लेते जाते हैं कि हमारा ये जो मैनोमीटर्स में ये लेवल है, ये टैंक में जो वाटर लेवल है उससे कितना वेरी कर रहा है ना। और इस तरीके से हम ये पता करते हैं कि सरफेस कितनी जो है वो चेंज है इन कंपेयर टू रेफरेंस सरफेस। जो इंटरनल ये सरफेस है वो हमारा जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्ट में कितनी फ्लैट है या कितनी क्या नाम है रफ है, वो इस फ्लो इस बैक प्रेशर के हेल्प से हम इस मैनोमीटर में मेजर कर लेते हैं। अच्छा देखिए ये मैनोमीटर में जो भी चेंज आएगा कैलिब्रेटेड स्केल कैलिब्रेशन किया रहता है, तो उस हिसाब से हम ये पता कर लेंगे कि हमारी सरफेस कितनी फ्लैट है या कितनी रफ है। इस तरीके से जो है आपका सोलेक्स न्यूमेटिक कंपैरेटर वर्क करता है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है उसका क्या क्या एडवांटेज होता है या क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से अदर्स कंपैरेटर के रिस्पेक्ट में ये बेटर होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें
तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारा यही है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो आपका मेजरिंग हेड होता है वो कभी जो भी हमारी सरफेस होती है जिसकी फ्लैटनेस हमें मेजर करनी रहती है, ठीक है, उसको टच नहीं करता है। एयर क्या करती है, इसके अगेंस्ट फ्लो करती है, काफी क्लोज होता है बट टच नहीं करता है, ठीक है। ये वॉल्स क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्टर का काम करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसके फ्लो को, है ना। लेकिन इसके और इसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज यही है, जब फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो हमारा कोई भी जो है वो पार्ट्स का घिसाव, किसी भी पार्ट का घिसाव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि दूसरे एडवांटेज की बात करें, देखिए मूविंग पार्ट्स जो हैं इस ऑब्जेक्ट में न्यूमेटिक कंपैरेटर में हमारे बहुत कम है जो सरफेस के अगेंस्ट मूव करें। तो इससे क्या होगा कि हमारा फ्रिक्शन वो कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा जहाँ पे मूविंग पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं है या मूवमेंट बहुत कम है तो फ्रिक्शन कम है, तो हमारा जो एक्यूरेसी होगी ऑब्जेक्ट की वो भी हमारी अच्छी होगी। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो जो एम्प्लीफिकेशन है वो हमें हाई लेवल पे, मतलब कि जैसे जैसे आप मूव करेंगे सरफेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है, और जो यहाँ पे आपको वेरिएशन मिलेगा सरफेस, मतलब प्रेशर वेरिएशन मिलेगा, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा भी चेंज पे हाई लेवल पे आपको यहाँ मैनोमीटर में आपको क्या नाम है स्केल्स में चेंज मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें हाई लेवल पे एम्प्लीफिकेशन गेन होता है। अब देखिए उसके अलावा बात करें तो हम बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मेजर करते हैं जिनकी जो डायामीटर है उनके लेंथ के रिस्पेक्ट में कम है, मतलब कि जिनकी लेंथ ज़्यादा है डायामीटर कम है, उन ऑब्जेक्ट को हम आसानी से जो है इस कंपैरेटर के थ्रू जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। अगर बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या नाम है कर्वेचर या राउंडनेस मेजर करने के लिए या टेपरनेस मेजर करने के लिए हम इस कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बात करें तो जो आपका पॉइंटर होता है जो आउटपुट रीडिंग को मेजर करता है, रीडिंग को कैलिब्रेटेड स्केल पे शो करता है, वो हमारा जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट होता है वो उससे काफ़ी दूर होता है। तो एक एडवांटेज ये भी है कि उसका इफेक्ट क्या नाम है किसी तरीके से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात करें डिसएडवांटेज की, तो स्केल जो है हमारा वो हर टाइम पे समान नहीं होता है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसमें एक कंट्रोलर की एक्चुअल कंट्रोलर की आवश्यकता होती है जो कि इसका एक लीडिंग डिसएडवांटेज होगा। उसके अलावा बात करें तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हमको मेजर करना है वो चेंज होता जाएगा, उस हिसाब से देखिए हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि ये काफ़ी क्लोज रहे, जो हमारा आपका मेजरिंग हेड है वो वॉल्स के काफ़ी क्लोज रहे। तो जैसे जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट बदलता जाता उस हिसाब से हमें जो है मेजरिंग हेड भी चेंज करने पड़ते। जैसे ही इसकी साइज़ बदली हमें मेजरिंग हेड की साइज़ को भी उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि एज पर आवर वर्क पीस वी हैव टू चेंज आवर मेजरिंग हेड। और बात करें तो थोड़ा हैवी होने की वजह से ये लेस पोर्टेबल होता है, मतलब कि इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है करंट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंपैरेटर, दैट मीन्स कि मैकेनिकल हमने पहले ही पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूमेटिक कंपैरेटर्स वो देखा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।